नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 6 मई। तो 6 मई से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 6 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो 2020 के अंत तक अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा रूस। इसका आंसर है रूस। ये जो उपग्रह लॉन्च करेगा इसका नाम दिया है आर्कटिक एम उपग्रह। और इस उपग्रह के माध्यम से होगा क्या, जो भी आर्कटिक के जो भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की जो भी जलवायु है उसकी निगरानी की जाएगी। तो इसी के लिए ये उपग्रह लॉन्च करेगा 2020 के अंत में। कौन? तो रूस करेगा। और क्या नाम रखा गया है इस उपग्रह का? तो इस उपग्रह का नाम है आर्कटिक एम उपग्रह। अगर बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी है मास्को, मुद्रा है यहाँ की रूबल, और रूस की संसद का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो संसद का नाम है ड्यूमा। वहीं अभी रूस देश के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ये नई नियुक्ति हुई है, तो ये कौन है? तो ये मिखाइल मिशुस्टिन है, जिन्होंने स्थान लिया था दमित्री मेदवेदेव का। बात करें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो शिखर सम्मेलन हुआ है इसमें भारत की तरफ से नेतृत्व किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और भारत की तरफ से जो नेतृत्व किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। क्योंकि अभी जितनी भी बैठक हो रही है या जितने भी आयोजन हो रहे हैं उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पार्टिसिपेट किया जा रहा है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कोविड-19 का प्रकोप, मतलब कि कोरोना वायरस के चलते ये एक शिखर सम्मेलन हुआ है जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का है। और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगर बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो बेलग्रेड में की गई थी 1961 में। और जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसकी जो अध्यक्षता अभी है वो है अजरबैजान के पास। इसकी अध्यक्षता भी अजरबैजान के पास है। और जिसकी अध्यक्षता किसने की है? तो ये इल्हाम अलीयेव ने की है। अगर बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन की, तो ज्ञात होना चाहिए जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया था तो पूरा जो विश्व था वो तकरीबन दो गुटों में बट गया था। एक गुट का नाम था पूंजीवादी अमेरिका, और दूसरा जो गुट था वो था साम्यवादी सोवियत संघ। तो साम्यवादी सोवियत संघ, लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जो कि ना तो पूंजीवादी अमेरिका में शामिल थे और ना ही साम्यवादी सोवियत संघ में शामिल थे। मतलब कि इन दोनों जो गुट थे उन गुटों में किसी का भी सहयोग नहीं करते थे। तो उसी में हमारा भारत भी शामिल था, जो कि दोनों गुटों में से किसी का भी सहयोग नहीं करता था। तो जो इससे वंचित देश थे उन्हीं ने आपस में मिलकर ये गुट निरपेक्ष आंदोलन नामक एक संगठन का निर्माण किया था। और उस समय पे भारत की तरफ से जो अहम योगदान रहा है वो तत्कालीन जो भारत के प्रधानमंत्री हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनका इसमें योगदान रहा है। अगर बात करें अध्यक्षता किसके पास है गुट निरपेक्ष आंदोलन की, तो अभी है अजरबैजान के पास। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा गंगा नदी के लिए एक आइडियाथॉन का आयोजन किया गया है? तो गंगा नदी के लिए एक आइडियाथॉन का आयोजन किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और इसका जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन में विभिन्न देशों के 500 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। मतलब कि विभिन्न देशों के और संगठन जो विभिन्न संगठन हैं उनके तकरीबन 500 प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट किया है। और ये जो आइडियाथॉन है इसका एक विषय रखा गया था जिसका नाम था नदी प्रबंधन का भविष्य। मतलब कि इसका मतलब ये है, अभी जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है तो उसके तहत क्या हुआ है, मतलब कि जितने भी उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, हालांकि उद्योग धंधे ही क्या, जो भी सभी चीज़ हैं वो अभी बंद हैं। तो इसी के चलते हुए जो गंगा नदी है उसका पानी एकदम स्वच्छ हो गया है। तो ये स्वच्छता के लिए आगे कैसे बरकरार रखा जाए, तो इसी विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अब इस बार विषय क्या रहा है, तो नदी प्रबंधन के भविष्य पर इसकी चर्चा हुई है। और कोविड-19 के कारण भविष्य के लिए नदी प्रबंधन की रणनीति पर चर्चा की गई है कि अभी जो गंगा नदी का जल साफ़ हुआ है या जो नदियों का जल अभी साफ़ है और एकदम स्वच्छ जल है, तो उसके लिए आगे के लिए कैसे स्वच्छ रखा जाए, तो इसी को लेके ये गंगा नदी का एक आइडियाथॉन का आयोजन किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। बात करें अगर जल शक्ति मंत्रालय की, तो ये एक न्यू मंत्रालय जो कि इसी बार इसका गठन किया गया है
और इसके जो मंत्री हैं वो कौन है, वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने व्यक्ति की लाल से कोविड-19 का पता लगाने के लिए इकोपसेंस, इसका नाम है इकोपसेंस नामक डिवाइस निर्मित किया है। तो इकोपसेंस नामक डिवाइस निर्मित किया गया है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के द्वारा। और इसकी मदद से होगा क्या, तो जो व्यक्ति की लार होती है तो उस लार का परीक्षण किया जाएगा और 30 सेकंड में लार से कोविड-19 का पता लग सकेगा इस डिवाइस की सहायता से, जिसका नाम दिया गया है इकोपसेंस कि वो व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित है या नहीं है। तो ये इकोपसेंस जो डिवाइस है इसके लिए किसने विकसित किया है, तो इसको विकसित किया है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए हम हार नहीं मानेंगे गीत जारी किया गया है। तो हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक का एक गीत है जो कि जारी किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। और ये गीत क्यों जारी किया गया है, ताकि व्यक्तियों के लिए कोरोना संबंधित जो भी जानकारी है उससे मोटिवेशन मिल सके। मतलब कि अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो इसी के चलते हुए व्यक्तियों के अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग आ गई है। तो उसी नेगेटिव थिंकिंग को दूर करने के लिए तथा उन व्यक्तियों के लिए मोटिवेट करने के लिए ये गीत लॉन्च किया है HDFC बैंक ने, जिसका और ये गीत किस शीर्षक से है, तो हम हार नहीं मानेंगे। ये इसका शीर्षक रखा गया है, मतलब कि हम हार नहीं मानेंगे ये गीत का नाम है। और ये किसने जारी किया है, तो ये किया है HDFC बैंक ने। अगर बात करें हम हार नहीं मानेंगे गीत के लिए, लेखक हैं प्रसून जोशी और म्यूजिक दिया है इस गीत के लिए AR रहमान ने। अगर बात करें HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, मतलब कि 1994 में। मुख्यालय है मुंबई में और HDFC बैंक के MD और CEO हैं आदित्य पुरी और अध्यक्ष हैं श्यामला गोपीनाथ। अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही सेफ्टी ग्रिड अभियान की भी शुरुआत की गई थी HDFC बैंक के द्वारा, और ये अभियान भी कोरोना वायरस से संबंधित था, जिसका नाम था सेफ्टी ग्रिड अभियान। की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो HDFC बैंक के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में ऊर्जा की मांग में 30% की कमी हुई है। तो अभी जो भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उसी के चलते हुए जो भारत में जो ऊर्जा की खपत थी उसमें 30% की कमी हुई है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये रिपोर्ट जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण भारत में ऊर्जा की जो खपत है, ऊर्जा की जो मांग है, उसमें 30% की कमी हुई है। अब ये कमी हुई क्यों है, तो अभी कोरोना वायरस के चलते हुए भारत देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते जितने भी उद्योग धंधे हैं वो सभी बंद हैं। इसीलिए पावर सप्लाई उनमें, जब पावर सप्लाई या फिर पावर का उसमें काम हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए ये 30% की कमी आई है। 30% की कमी आई है किसमें, तो ऊर्जा की मांग में। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की, तो स्थापना हुई थी इसकी 1974 में। मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, तो इनका नाम है फाती बिरोल। क्या नाम है, तो फाती बिरोल। इसके लिए इंग्लिश में IEA के नाम से भी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, मतलब कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से संबंधित गलत प्रचार तथा फर्जी न्यूज वीडियो को रोकने के लिए टिकटॉक ने कौन सा अभियान चलाया है। तो टिकटॉक के द्वारा एक अभियान चलाया गया है और इस अभियान का नाम रखा गया है मत कर फॉरवर्ड अभियान। क्या नाम है, तो इसका मत कर फॉरवर्ड अभियान। और ये अभियान चलाया क्यों गया है, तो जो टिकटॉक के जरिए गलत सूचनाएं जो भेजी जा रही हैं, मतलब कि जो फॉरवर्ड करते हैं, जैसे कोई भी अगर वीडियो आती है टिकटॉक से संबंधित, अगर कोई फर्जी भी होती है तो उस वीडियो के लिए हम लोग आगे के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जितनी भी गलत सूचनाएं चलाई जा रही हैं, तो उन्हीं गलत सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए मत कर फॉरवर्ड अभियान चलाया गया है टिकटॉक के द्वारा। और टिकटॉक क्या है, तो ये चाइना की एक वीडियो शेयरिंग ऐप है, जिसके माध्यम से इसमें वीडियो शूट की जाती हैं, और जिससे क्या होता है वो वीडियो आगे भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बात करें टिकटॉक की, तो इसकी स्थापना तो हुई थी 2012 में, लेकिन ये दूसरे देशों में लॉन्च किया गया था 2016 में। अगर मैं बात करूँ टिकटॉक की, तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में सबसे ज़्यादा जो टिकटॉक को डाउनलोड किया था, वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप भी बना था टिकटॉक। अगर बात करें CEO की, तो इसके CEO हैं अलेक्स जू।
अलेक्सू, और इसके जो विकासकर्ता या फिर ये टिकटॉक के जो डेवलपर हैं उनका नाम है वाइट डांस। वाइट डांस इसका नाम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये भारत मार्केट नाम से एक ई कॉमर्स मार्केट प्लस स्थापित लॉन्च किया है अखिल भारतीयों व्यापारियों का संघ। अखिल भारतीयों व्यापारियों के संघ के द्वारा ई कॉमर्स मार्केट प्लस, जिसका नाम रखा गया है भारत मार्केट, लॉन्च करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो अखिल भारतीयों व्यापारियों का संघ, इसके लिए इंग्लिश में CAIT के नाम से जानते हैं, मतलब कैट, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। अब बात करते हैं, ये भारत प्लस लॉन्च किया गया है तो इसका उद्देश्य क्या है? तो खुदरा व्यापारियों, रिटेलरों को बाजार से जोड़ा जाएगा ताकि देश के हर उपभोक्ता तक सामान को पहुंचाया जा सके, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। अगर बात करें कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, और इसके महानिदेशक हैं चंद्रजीत बनर्जी और अध्यक्ष हैं विक्रम किर्लोस्कर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के जो डॉक्टर हैं तो उन्हीं के द्वारा ये मांग की गई थी कि जो लार का जो उपयोग करते हैं खिलाड़ी गेंद को चमकाने के लिए, ताकि गेंद के लिए स्विंग किया जा सके, तो इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। अब ये लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध क्यों लगाया है? क्योंकि याद होना चाहिए अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो जो बॉल हर व्यक्ति के हाथ में रहेगी। अगर कोई व्यक्ति उस पर थूक या फिर लार का इस्तेमाल करेगा तो हो सकता है कि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति हो उसमें, तो वो वायरस दूसरे में भी पहुँच सकता है। तो इसीलिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है ऑस्ट्रेलिया ने। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर, और PM है ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, और ऑस्ट्रेलिया के लिए प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जानते हैं, और कंगारुओं का देश के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में पहली कोविड-19 बस लॉन्च की गई है? तो पहली कोविड-19 बस लॉन्च की गई है मुंबई शहर में। मुंबई कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, और ऐसा करने वाला ये पहला शहर भी बना है। तो किस शहर में पहली कोविड-19 बस लॉन्च की गई है? तो मुंबई में लॉन्च की गई है, जो कि महाराष्ट्र में है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है। मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र का जो हाईकोर्ट है बॉम्बे हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हाल ही में नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है दीपांकर दत्त। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की। तो अभी पुणे जो नगर निगम है उसके द्वारा जो होम क्वारंटाइन किए गए लोग थे उनकी निगरानी के लिए एक ऐप विकसित किया गया था, जिसका नाम रखा गया था संयम ऐप विकसित किया गया था। किसके द्वारा? तो पुणे नगर निगम के द्वारा। उसके बाद जो महाराष्ट्र का IIT बॉम्बे है उसने ब्लूटूथ के माध्यम से एक डिजिटल स्टेथोस्कोप का भी विकास किया है IIT बॉम्बे के द्वारा। उसके बाद IIT बॉम्बे ने ही कोविड-19 से निपटने के लिए नेसल पैसेज जेल का भी विकास किया है। और ये जेल क्या होता है? तो जो व्यक्ति मतलब पूर्ण रूप से सही हैं, तो आपके लिए पता होना चाहिए जो कोरोना वायरस का प्रकोप है वो नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से जाता है, तो ये नाक में लगाने वाला एक जेल है जो कि स्वस्थ व्यक्ति लगा सकता है, जिसके चलते हुए वो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होगा। उसके बाद और बात करें तो अभी एक IQ ईयर डेटा की एक रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट में जो दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें 2 शहर भारत के शामिल हुए। तो एक इसमें था महाराष्ट्र का मुंबई, और दूसरा था पश्चिम बंगाल का कोलकाता। उसके बाद आगे बात करें तो अभी जो IIT बॉम्बे है उसके द्वारा छोटी वस्तुओं को जीवाणु रहित बनाने के लिए अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर का भी निर्माण किया गया है। किसका? तो अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? तो IIT बॉम्बे के ही द्वारा निर्माण किया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो अभी एक संस्थान है पुणे का जिसका नाम है अगरकर अनुसंधान संस्थान। इसका नाम है अगरकर अनुसंधान संस्थान। ये पुणे का एक अनुसंधान संस्थान है। कहाँ का? तो महाराष्ट्र में ही है पुणे।
इसके द्वारा एक तो उच्च प्रोटीन युक्त गेहूं की किस्म विकसित की गई है और इस गेहूं की किस्म का नाम है MACS 4028। उसके बाद जो अगर अनुसंधान संस्थान है पुणे का, इसने लोगों का पता लगाने के लिए एक बग स्नाइफर नाम से एक सेंसर का विकास किया है। उसके बाद अगर बात करें तो भी भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल जो है वो मुंबई में ही खोला गया था, जो 7 हिल्स हॉस्पिटल है उसमें खोला गया था और किसके द्वारा, तो रिलायंस ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद अभी नेशनल ऑर्गन एवं टिश्यू ट्रांसप्लांट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अंगदान के क्षेत्र में जो पहला राज्य रहा है वो महाराष्ट्र ही रहा है। उस पर महाराष्ट्र में रोपैक्स यात्री नौका सेवा शुरुआत की गई है, कहाँ से, मुंबई से मंडवा तक की गई है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो मुंबई की एक IPL की टीम है जिसका नाम है, क्या नाम है, तो मुंबई इंडियंस नाम है और मुंबई इंडियंस की जो मालकिन है नीता अंबानी। तो नीता अंबानी के लिए खेलों में सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है और इस सूची में शामिल होने वाली जो नीता अंबानी है वो एकमात्र भारतीय भी है। उसके बाद जो मुंबई सेंट्रल टर्मिनल है उसका नाम बदला गया है और क्या रखा गया है, तो जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल रेलवे स्टेशन रखा गया है। उसके बाद ऑटो रिक्शा जो चालक होते हैं, ऑटो रिक्शा के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक हैप्पी आवर्स एक कार्यक्रम चलाया था, हैप्पी आवर कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में क्या था, तो दोपहर 12 बजे से साय 4 बजे तक जो किराया होगा ऑटो चालक होगा उसमें 15% की भी छूट दी जाएगी। तो ये चलाया गया था किसके द्वारा, तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद बात करें तो जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगी उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो उसका आयोजन किया जाएगा पुणे में। कहाँ किया जाएगा, तो पुणे में किया जाएगा और जनवरी 2021 में इसका आयोजन किया गया है। और इस बार कहाँ किया गया है, 107वां, तो वो किया गया है बेंगलोर में। उसके बाद अगर और बात करें महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। और इसमें जो बेस्ट फिल्म रही थी वो रही थी सुपर 30, बेस्ट जो अभिनेता रहे थे वो रहे थे ऋतिक रोशन और बेस्ट जो अभिनेत्री रही थी वो रही थी दिव्यांका त्रिपाठी। उसके बाद भारत के पहले विदेशी पार्क की भी स्थापना कहाँ की गई है, तो मुंबई में ही की गई है। और उसके बाद बात करें तो अभी जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है, जब कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं चल रहा था उससे पहले की बात है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए सप्ताह में 5 दिन कार्य कराने की घोषणा भी महाराष्ट्र के द्वारा की गई थी। उसके बाद भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना को स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया था महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। उसका एक पॉइंट और है महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र में मुंबई है, तो मुंबई की एक 12 वर्षीय लड़की है जिनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। क्या नाम है, तो काम्या कार्तिकेयन नाम है इनका। और काम्या कार्तिकेयन ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एंकांगुआ पर चढ़ने वाली इस सबसे कम उम्र की लड़की भी बनी है। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय स्नूकर जो चैंपियनशिप हुई थी 2020 में उसका आयोजन भी महाराष्ट्र में किया गया था, महाराष्ट्र के पुणे शहर में। और इसमें जो पुरुष वर्ग के विजेता रहे थे वो रहे थे आदित्य मेहता जो कि महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं, और महिला वर्ग की जो विजेता रही थी वो रही थी विद्या पिल्लई जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में एक सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की गई थी महाराष्ट्र के मुंबई में जिसका नाम है लीवा मिस डिवा यूनिवर्स 2020। और इस प्रतियोगिता का जो खिताब जीता था वो जीता था एडलिन कैस्टेलिनो ने, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो मैंगलुरु कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 11वां, हाल ही में KS निसार अहमद का निधन हो गया, ये कौन थे। तो हाल ही में जो KS निसार अहमद का निधन हुआ है ये कन्नड़ भाषा के कवि थे, बहुत ही फेमस कन्नड़ भाषा के ये कवि थे। और 2008 में भारत सरकार की तरफ से इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। और 2017 में कर्नाटक का जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है जिसका नाम है पंपा पुरस्कार, इस पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे KS निसार अहमद। अब बात करते हैं कुछ अन्य निधनों की, ये रिवीजन के हैं निधन। तो मैंने कल नोट कराया था अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है। तो ये कौन थे, तो ये मुख्य न्यायाधीश थे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, छत्तीसगढ़ राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश थे अजय कुमार त्रिपाठी, इनका भी निधन हो गया है। और ये लोकपाल के पूर्व सदस्य भी थे। उसके बाद रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हुआ है, ये कौन थे, तो ये भारतीय लेखक थे। उसके बाद डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ है, ये कौन थे, तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद आंदोलन चला था नेल्सन मंडेला के द्वारा चलाया गया था, तो उस आंदोलन में ये नेल्सन मंडेला के सहयोगी रहे थे। और इसी के चलते हुए इन्होंने 22 साल अपनी उम्र की
अपने पूरे जीवन में 22 साल इन्होंने जेलों में भी काटी हैं। उसके बाद माइकल रॉबिन्सन का निधन मैंने नोट कराया था। तो ये माइकल रॉबिन्सन कौन थे? तो ये फुटबॉलर थे और ये लिवरपूल जो फुटबॉल टीम है उसकी तरफ से खेलते थे। उसके बाद चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया था। ये कौन थे? तो ये फुटबॉलर थे और उसके बाद ये क्रिकेटर भी थे। ये भारत के थे, फुटबॉलर और क्रिकेटर दोनों थे। उसके बाद ट्राई स्नेट का निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये गायक थे। उसके बाद ऋषि कपूर का भी निधन हुआ है और इरफान खान का भी निधन हुआ है। ये दोनों कौन थे? तो ये बॉलीवुड के अभिनेता थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो वन राशन कार्ड योजना के तहत अभी जोड़ा गया है 5 राज्यों को। पहले ये राज्य थे 12 जो कि इस योजना से जुड़े थे। अब ये 5 और जुड़ गए हैं, तो अब हो गए हैं टोटल 17 राज्यों की वन राशन कार्ड योजना से जुड़े हैं। और हाल ही में 5 के लिए जोड़ा गया है। इनमें 5 हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, दादर नागर हवेली है और दमन व दीव है। अब बात करते हैं जो वन राशन कार्ड योजना है क्या? तो ये 2019 में लॉन्च की गई थी। और इस योजना में होता क्या है, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है और वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश से चला जाता है और कहाँ किसी दूसरे शहर में चला जाता है, जैसे मान के चलते उत्तर प्रदेश का व्यक्ति चला जाता है कहाँ? तो पंजाब जा सकता है। जैसे पंजाब अगर वो व्यक्ति चला जाता है तो जो उसका जो राशन कार्ड है वो राशन कार्ड अब उसका पंजाब में भी मान्य होगा। मतलब कि अपने उस राशन कार्ड से वो पंजाब में भी राशन ले सकता है। तो यही है वन राशन कार्ड योजना। मतलब कि अपने अपने राज्यों को ये राशन कार्ड होते हैं जिससे कि जो भी गेहूँ चावल दिया जाता है तो वो दूसरे राज्यों में भी आप ले सकते हैं। दूसरे राज्यों में अगर आप काम करते हैं तो वह आप दूसरे राज्यों में भी उसी राशन कार्ड से जो गेहूँ और चावल मिलता है उसके लिए ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक समूह ने 22 प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो विश्व बैंक समूह ने 22 प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में नियुक्त किया है मोहम्मदो डायगन के लिए। किसके लिए? तो मोहम्मदो डायगन के लिए। अगर बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अध्यक्ष है डेविड मालपास और CFO मतलब कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर और MD मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो ये भारतीय मूल की है, अंशुला कांत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसने जीता है? तो यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 जीता है जिनेथ बेदोया लीमा ने। किसने? तो इनका नाम है जिनेथ बेदोया लीमा और ये कोलंबिया की पत्रकार हैं। ये फीमेल हैं, कोलंबिया की पत्रकार हैं जिन्होंने कि यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 जीता है। अब बात करते हैं ये प्राइज दिया क्यों जाता है? तो खतरनाक जो परिस्थितियाँ होती हैं, मतलब डेंजरस जो सिचुएशन होती हैं, तो जो व्यक्ति डेंजरस सिचुएशन में पत्रकारिता करते हैं तो उन्हीं के जो साहस होता है तो उन्हीं के लिए ये इनाम दिया जाता है। मतलब कि खतरनाक परिस्थितियों में पत्रकारिता करने वाले साहसिक पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया जाता है, जिसमें इनामी राशि $25,000 दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ अवार्ड के रिवीजनों की। तो अभी निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित हुए हैं। ये कौन है? तो ये हैं प्रोफेसर टी प्रदीप के लिए निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के ये विजेता बने हैं प्रोफेसर टी प्रदीप। और ये जो पुरस्कार दिया गया है इनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया है। मैंने यहाँ SNT लिख दिया है, मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वहीं विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए हैं एडम हिगिनबॉटम के। ये सब रिवीजन के हैं, मैं पहले इन्हें नोट करा चुका हूँ। तो विलियम ई कोल्बी पुरस्कार के विजेता बने हैं एडम हिगिनबॉटम। उसके बाद 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020, 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 ये दिया गया है अब्देलवहाब अस्सा-उई के लिए। अब्देलवहाब अस्सा-उई के लिए ये, और ये कौन है? तो ये अल्जीरिया के लेखक हैं। द स्पार्टन कोड के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विश्व स्नूकर विजेता पीटर एबडन ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास की घोषणा की है? मतलब कि ये जो स्नूकर से के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है पीटर एबडन, इन्होंने स्नूकर से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं ब्रिटेन से बिलोंग। और जो पीटर एबडन हैं
इन्होंने 2002 में विश्व स्नैकर जो चैंपियनशिप हुई थी उसका खिताब भी जीता था, मतलब कि ये विश्व चैंपियन थे। कौन? पीटर एबडन 2002 में। बात करें ब्रिटेन की तो राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। अब बात करते हैं कुछ और भी संन्यास लिए गए हैं। तो अभी सना मीर ने भी घोषणा की है संन्यास लेने की। और सना मीर कौन है? तो ये पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। उसके बाद इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की है, ये क्वेश्चन मैंने नोट करा दिया है। उसके बाद माथियस बो ने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। और ये कौन है? तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कहाँ के? डेनमार्क के। कहाँ के हैं? तो ये डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं माथियस बो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना हॉटस्पॉट के लिए किस ऐप को अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐप के लिए अनिवार्य किया है? तो इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो जितने भी ये ट्रैकिंग वाला एक ऐप है जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप, और इसका एक रिकॉर्ड भी बना है। इसने सबसे कम दिन में काफ़ी लोगों ने इसके लिए डाउनलोड भी किया है, जो कि अनिवार्य कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। अगर बात करें उत्तर प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, तो अभी वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन? तो ये उत्तर प्रदेश ही बना है। उसके बाद जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी उत्तर प्रदेश बना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने अभी एक रिकॉर्ड भी बनाया है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है उसके अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण करने का रिकॉर्ड बनाया है। किसने? तो उत्तर प्रदेश ने। और इस रिकॉर्ड में क्या है? तो उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 3 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के लिए 1.5 लाख टन चावल का वितरण किया है, जिसके चलते हुए रिकॉर्ड बना है। उसके बाद पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश ही बना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, तो लखनऊ की एक बैंक है जिसका नाम है सिडबी बैंक। क्या नाम है? तो इसका नाम है सिडबी बैंक। तो सिडबी बैंक ने जो लघु उद्योग तथा मध्यम वर्ग के जो उद्योग होते हैं, तो उन उद्यमियों के लिए एक ऋण योजना चलाई है, और इस ऋण योजना का नाम है सेव प्लस ऋण योजना। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ही कोविड-19 कंट्रोल सिस्टम भी लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? तो नोएडा में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? तो HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा। उसके बाद बात करें तो अभी कोरोना वायरस के चलते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने टीम 11 का भी गठन किया है। टीम 11 का गठन किया है, और इसके प्रमुख कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उसके बाद बात करेंगे तो सिडबी बैंक की। तो सिडबी बैंक से एक क्वेश्चन और है, जो नए उद्यमी हैं, नए उद्यमियों के लिए बढ़ावा देने के लिए जो सिडबी बैंक है, इसने एक ट्रेन भी चलाने की घोषणा की है, जिसका नाम रखा गया है स्वावलंबन एक्सप्रेस है। उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौशल सतरंग योजना तथा युवा हब योजना की भी शुरुआत की है। उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उन पर आरोग्य मित्रों की नियुक्ति की भी घोषणा की है। किसकी? आरोग्य मित्र की नियुक्ति की घोषणा की है उत्तर प्रदेश के सरकार ने। और भारत और ब्रिटेन के बीच जो 5वां वायुसेना अभ्यास हुआ था इंद्रधनुष, क्या नाम था? तो उसका नाम था इंद्रधनुष। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था गाजियाबाद में। गाजियाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गाजियाबाद का जो हिंडन एयरवेज है, इसमें इसका आयोजन किया गया था इंद्रधनुष का। उसके बाद बात करें तो अभी गाजियाबाद में ही जो अफगानिस्तान के पुलिस अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में ही। उसके बाद अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है वाराणसी। और वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट की ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई है। उसके बाद बात करें तो गाजियाबाद जो पुलिस है, मतलब गाजियाबाद कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है गाजियाबाद। तो गाजियाबाद पुलिस ने एक ऑपरेशन नकेल भी शुरू की है। ये ऑपरेशन नकेल कोविड-19 संबंधित नहीं है, ये तो बहुत पहले का क्वेश्चन है। उसके बाद मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो पहली बैठक हुई थी, तो इसमें इसका जो आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो कानपुर में किया गया था। और कानपुर से एक क्वेश्चन होगा, IIT कानपुर के द्वारा एक पोर्टेबल वेंटिलेटर का भी निर्माण किया गया है। उसके बाद IIT कानपुर के द्वारा जो पुलेला गोपीचंद है उनके लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई थी। ये शायद पिछले वर्ष का क्वेश्चन है। उसके बाद मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ही चलाई है। उसके बाद
उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली। कौन सी लागू हुई थी? तो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई थी उत्तर प्रदेश में, जिसके तहत लखनऊ के जो प्रथम पुलिस आयुक्त बने थे उनका नाम है सुजीत पांडे, और नोएडा में भी ये पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई थी, जिसमें नोएडा के जो पुलिस आयुक्त बने हैं वो कौन है? उनका नाम है आलोक सिंह नाम है। उसके बाद भारत का जो पहला हेल्थ एटीएम की स्थापना की गई है वो लखनऊ के लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है वहाँ पे किया गया है। उसके बाद अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ में ही किया गया है। उसके बाद बात करें तो सातवां जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जो सम्मेलन था उसका आयोजन भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था, और ये जो सातवां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन था सम्मेलन, इसका उद्घाटन किया गया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। उसके बाद बात करें तो 23वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था उसका आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो लखनऊ में ही किया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर पड़ता है, और गोरखपुर की एक लड़की है जिसका नाम है सामिया नसीम। तो जो कि मूल रूप से गोरखपुर की हैं, तो सामिया नसीम के लिए इनका नाम मैं नोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, सामिया नसीम इनका नाम है, और सामिया नसीम ये शिकागो में जज के रूप में नियुक्त की गई हैं। उसके बाद बात करें तो शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर चिड़ियाघर एक स्थापित करने की घोषणा की गई है, और ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है गोरखपुर, वहाँ स्थापित किया जाएगा। उसके बाद डिफेंस एक्सपो 2020 का भी आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही किया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो परिवहन निगम है उसके द्वारा महिलाओं के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत में की गई थी। उसके बाद राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी की जो स्थापना की गई है वो कहाँ की गई है? तो ग्रेटर नोएडा, वो उत्तर प्रदेश में ही की गई है। तो ये सारे पॉइंट उत्तर प्रदेश से थे। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर होगी। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था किस राज्य की कदलाई, नहीं ये नहीं थे, ये तो हम परसों पूछे थे, ये थे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव मैंने पूछे थे कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं अजय तिर्की। और किस राज्य की केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य की केसर थी। और तीसरा मैंने पूछा था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो मंत्रालय है उसके सचिव कौन है? इसके लिए शॉर्ट में एमएसएमई बोलते हैं, तो इसके सचिव नियुक्त किए गए हैं अरविंद कुमार सिंह। उसके बाद चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था अतुल नामक माइक्रोवेव स्टरलाइजर किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये अतुल नामक एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर है, ये निर्मित किया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा। और पांचवा क्वेश्चन मैंने पूछा था सर रिचर्ड हेडली पदक विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं रॉस टेलर। और छठा क्वेश्चन मैंने पूछा था मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है किस राज्य की उमरिया जिला की पुलिस ने संकल्प योजना शुरू की है? ये 24 घंटे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी सेवा के लिए है। दूसरा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तीसरा क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा कृषि उद्यमी डैश की शुरुआत की गई है? किस राज्य द्वारा कृषि उद्यमी सुविधा डैश की शुरुआत की गई है? चौथा क्वेश्चन है अमेरिका ने किस कंपनी की 5 फॉरेन साइट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? पांचवा क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो 2020 में अक्टूबर 2020 में आयोजन किया जाएगा यूनेस्को के द्वारा, आपके लिए बताना है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन आपके लिए बताना है किस देश के द्वारा कोविड-19 परीक्षण किट के लिए सहवालों का प्रयोग किया जा रहा है? तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं जो कि मैंने आपसे बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दी। दोस्तों मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीस स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।